जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन ऑफ वेक्टर या पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। और ये आगे भी मैकेनिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्कशन हम कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर जो है किसी पार्टिकल का क्या लोकेशन है उसके बारे में पूरा जानकारी देता है किसी टाइम इंस्टेंट पे किसी रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है। अगर आप किसी पार्टिकल का या किसी पार्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं कि किधर है और कितना दूरी पे है, तो हम किसी एक फ्रेम से उसे ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम वो चीज़ होता है जहाँ से पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है, वो कहाँ है, कितना मोशन में चल रहा है। इस तरीके का आप मैकेनिक्स में जब देखेंगे तो हम किसी रेफरेंस फ्रेम से पार्टिकल के बारे में हम जितना भी पैरामीटर्स है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो रेफरेंस फ्रेम का हमें बहुत ही ज़रूरत है फिजिक्स में, क्योंकि पार्टिकल का अगर जितना भी बिहेवियर या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन जो होगा किसी न किसी एक फिक्स पॉइंट से होगा, ठीक ना। और अलग अलग रेफरेंस से हो सकता है कि उसका पोजीशन या समथिंग और भी पैरामीटर्स है जो अलग हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अभी फ़िलहाल पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर जो है आपको किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन या आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा किसी पार्टिकल का किसी टाइम इंस्टेंट पे। टाइम इंस्टेंट मतलब किसी समय पे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है और यहाँ पे है, हम इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं घड़ी देख के 2 बजे 3 बजे जो भी है, तो हम एक रेफरेंस लेंगे, कहीं पे हम होंगे और वहाँ से हम जानना चाहेंगे कि ये पार्टिकल कहाँ है ना। चाहे कोई प्लेस कहाँ है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली हमसे कहाँ है, कितना दूरी पे है, किस डायरेक्शन में है। तो आप जिस जगह पे होंगे उस जगह से उसका यानी वो जगह को आप रेफरेंस बनाइएगा और वहाँ से देखिएगा कि दिल्ली हमसे किस डायरेक्शन में है और कितना दूरी पे है। तो ये हमारा एक पार्टिकल है या ये कोई जगह है, पॉइंट P है, और हम इसको जानना चाहते हैं कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम से, जैसे ये कोई रेफरेंस फ्रेम है हमारा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जो भी एक रेफरेंस फ्रेम है हमारा, हमने एक्सिस को ही मानना होता है, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम एक्सिस को ही हम रेफरेंस मानते हैं। यहाँ से हम इसका पोजीशन देखना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठेगा और ये पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करेगा। तो जहाँ पे ऑब्जर्वर होगा वही पॉइंट हमारा रेफरेंस बना लेंगे, है ना। कोई यहाँ पे है तो यहाँ पे रेफरेंस बनाएंगे, यहाँ पे बैठ के देख रहा है तो ये पॉइंट जो हो गया रेफरेंस हो गया, और यहाँ से इसका अपना पोजीशन देखेगा। तो हो सकता है अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से किसी पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग हो। देखिए इसके अनुसार से पार्टिकल है जो यहाँ ऐसा है, कुछ इतना लेंथ का है और इस डायरेक्शन में। इसके अनुसार से पार्टिकल जो है कुछ ऐसा है, इतना लेंथ हो गया इसका, और डायरेक्शन इसके अनुसार से कुछ अलग ही है ना। तो हालांकि पॉइंट ये पोजीशन है जो यहीं पे है, लेकिन ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट होगा इसका पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी पॉइंट का। अब कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अनुसार से ये वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, ये लेंथ और डायरेक्शन बताता है ना वेक्टर। तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, और आप समझ सकते हैं वेक्टोरियली हमने
पोजीशन को रिप्रेजेंट किया भाई डायग्राम। तो देख सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल्स फुल्ली डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम। आप कैसा रेफरेंस लेते हैं उसके अनुसार से डिपेंड करता है। टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल मोशन में है तो आगे हम देखेंगे, जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो जैसे 2 बजे यहाँ पे है, 2 PM में यहाँ पे है। अब 2:01 PM में ऐसा कुछ है जो पार्टिकल अगर मोशन में है तो कहीं ऐसा यहाँ पे चला आया, तो समय के अनुसार से देखिए इसका पोजीशन चेंज हो गया। ये R1 था और ये R2 हो गया। इसका लेंथ कुछ और है और इसका लेंथ कुछ और है ना। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आल्सो डिपेंड ऑन टाइम। और अगर फ़िलहाल अगर हम मानी कि पोजीशन जो है या हम कह सकते हैं कि मोशन में नहीं है, तो सिंपली फ्रेम डिपेंडेंट होगा। अलग अलग फ्रेम से पोजीशन अलग अलग होगा। तो अगर कोई कहे कि पोजीशन क्या होता है तो कहिएगा पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और अ पॉइंट give us the full information about the location of that particle with a given reference frame for any time instant। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अभी हम देखेंगे पोजीशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी पार्टिकल का पोजीशन को, वो हम देखेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड आल्सो इन पोलर कोऑर्डिनेट। दोनों कोऑर्डिनेट में पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पार्टिकल का। पहले पोलर हो या कार्टेशियन हो, हमें तो एक्सिस लेना ही पड़ता है ना, तीनों एक्सिस लेना पड़ता है। और अगर हम तीनों से डिस्टेंस बता देते हैं और एंगल बता देते हैं तो वो हमारा तीनों से डिस्टेंस अगर हम बताते हैं या क्या डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो वो हमारा क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस और एंगल बताते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट का वो हो जाता है ना। तो सपोज करो कि पार्टिकल यहाँ पे है, P पे है, ये पार्टिकल हो गया पोजीशन हमारा। अब इसको अगर हमको पोजीशन कहे कि P का पोजीशन को रिप्रेजेंट करिए, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, और ये O फ्रेम है, मान लेते हैं O फ्रेम से हम देख रहे हैं। ठीक, तो जिस फ्रेम से देख रहे हैं, जिस पॉइंट से देख रहे हैं, वहाँ से जिसको देख रहे हैं एक लाइन बनाएंगे, ठीक ना। और ये लाइन का जो डायरेक्शन होगा, जहाँ से देख रहे हैं और जिधर की ओर देख रहे हैं उसकी ओर उसका डायरेक्शन होगा, ये पॉइंट हमारा, ठीक ना। तो अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन जो होगा ऑब्जर्वर से लेके, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के तरह, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पोजीशन को डायग्रामेटिकली किसी भी पार्टिकल का पोजीशन किसी रेफरेंस फ्रेम से हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन किधर की ओर, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ गए ना, पोजीशन या पार्टिकल को उधर की ओर होगा। तो ये हमारा एक वेक्टर है। पोजीशन क्या है, एक वेक्टर है जिसका देखिए डायरेक्शन, ये लेंथ हो गया कितना दूरी पे है, और डायरेक्शन देख सकते हैं कि किधर की ओर है, ठीक है। तो जनरली पोजीशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पोलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो R से रिप्रेजेंट करते हैं, या ओरिजिनल फॉर्म में इसको बोला जाता है वेक्टर। हम जब पढ़ते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये R से रिप्रेजेंट हमने किया, और नीचे कुछ सफिक्स लगा देंगे, या नहीं तो आप R भी लिख सकते हैं, और वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल P फ्रॉम O, समझ गए, और विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, या विथ रिस्पेक्ट टू O फ्रेम। तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम O, या विथ रिस्पेक्ट टू O भी हम बोल सकते हैं। एक तरीका तो ऐसा है। दूसरा तरीका है कि आप जहाँ से देख रहे हैं उसका कोई पॉइंट नामकरण करेंगे, और जिससे देख रहे हैं वहाँ का भी कुछ पॉइंट होगा, और ये O से लेकर करके P, तो हो गया पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O।
दोनों सेम ही है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से पोजीशन ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो हो गया हमारा, इसको अगर लिखें तो पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, पोजीशन ऑफ, इसमें उल्टा, पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, और ये दोनों बराबर है, दोनों में से कोई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ये हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट P या पार्टिकल P, जो भी रहे, हमारा पॉइंट हम मान रहे हैं, तो पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम भी बोल सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम O, या O से हम सिंपली बोल सकते हैं। वो आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर है O, तो O से हम कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी और पॉइंट है, यहाँ पे एक और पॉइंट आप ले सकते हैं, और इसका भी अगर आप पोजीशन जानना चाहते हैं तो वही O से, हम O से देख रहे हैं, तो O से हम सिंपली उस पॉइंट का पोजीशन निकालने के लिए मिलाएंगे ऐसा कुछ। ये मान के चलो ये Q पॉइंट है, तो अगर OQ कहे तो OQ हमारा क्या हो गया, अगर Q का हम पोजीशन निकालना चाहें O के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे, या तो हम लिखेंगे R Q का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में, या Q का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में, ये दोनों सेम है। पोजीशन ऑफ पॉइंट Q विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। तो ये अभी पोलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यानी रियल ये हम पोजीशन लिख रहे हैं, और इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो ठीक है ना। ये तो हम वेरिएबल के टर्म में इसको लिख रहे हैं। आपको ये एंगल दिया हुआ रहेगा x, y और z से, और इसका लेंथ दिया हुआ रहेगा, जैसे वैल्यू दिया हुआ रहेगा ऐसा कुछ PO पोजीशन, और ये 5 मीटर हो गया लेंथ इसका, और 30 डिग्री फ्रॉम, या 16 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस एंड 60 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस एंड 45 डिग्री फ्रॉम z एक्सिस। अगर 3 एक्सिस है, 3 कोऑर्डिनेट है, तो ऐसा रहेगा, और 2 कोऑर्डिनेट रहेगा तो 2 ही में हमारा पोजीशन दे सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा 3 ही रहेगा। तो लेकिन ये हम सिंपली अभी वेरिएबल के टर्म में लिख रहे हैं, इसका वैल्यू भी कुछ रह सकता है ना। तो ये एक वेक्टर ही है, और वेक्टर आप पढ़े हैं तो वो आप बात समझ रहे हैं, किसी का पोजीशन कैसे लिखा जाता है, ठीक। अब अगर 2 पॉइंट हम Q का पोजीशन निकालना चाहें किसी अलग फ्रेम से या किसी अलग पॉइंट से, जैसे हम P पॉइंट से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमको कहेगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने बताया कि जहाँ से पोजीशन पूछेगा और जिसका पूछेगा उधर की ओर तीर होगा, है ना। किसका पूछ रहा है, Q का, पोजीशन ऑफ Q, तो Q की ओर तीर होगा, और टेल कहाँ होगा, जिससे पूछ रहा होगा। तो P से पूछ रहा है, तो ये हमारा टेल हो जाएगा P पे, और हेड हो जाएगा Q पे। तो ये अगर हम कहें तो ये हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा पोजीशन ऑफ Q का विथ रिस्पेक्ट टू P, या हम कह सकते हैं PQ, ठीक है। तो यही हो गया हमारा QP या PQ, अगर हमको पूछे। अब अगर कहे पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो कोई बात नहीं, किसका कह रहा है, पोजीशन P का, किससे, Q से। तो इस केस में P पे हेड होगा और Q पे टेल होगा, क्योंकि P का पोजीशन पूछ रहा है, जिसका पोजीशन पूछेगा उसी पे हेड होगा, और जिससे पूछेगा उस पे हमारा क्या होगा, टेल होगा।
तो ये हमारा ऐसा कुछ होगा, इसका जस्ट अपोजिट है ना। और ये वाला जो हो जाएगा पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q या P है ना, ये वाला इधर से जाएगा ऐसा। तो जो दोनों जस्ट अपोजिट है ना, पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P और पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, दोनों हमारा जस्ट अपोजिट है ना। और इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q और पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ इसमें उल्टा, पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो याद रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें ज़्यादा होता है, ठीक ना। दोनों में से कोई तरीका लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ क्या, रियल फॉर्म में किसी वेक्टर का पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। और आप किसी भी फ्रेम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी जगह से आप आराम से, जिससे जिसका पूछेगा उस पे हेड होगा, जिससे पूछेगा उस पे टेल होगा। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए पॉइंट P का पोजीशन O के फ्रेम में दिया हुआ है और Q का भी पोजीशन O के फ्रेम में दिया हुआ है। तो ये दोनों में आप रिलेशन निकाल सकते हैं, समझ गए ना। या Q का पोजीशन P के रिस्पेक्ट में या P का पोजीशन Q के रिस्पेक्ट में ऐसा जो दिया हुआ है, इसको ये दोनों के टर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। और देखिए कैसे, ये एक ट्रायंगल है, पहले हम ये वाला देख रहे हैं, फर्स्ट वाला, ठीक ना। ये वाला को हटा दीजिए और हम पहले फर्स्ट वाला को देख रहे हैं, ठीक। ये वाला यानी कि PQ, पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P है ना। देखिए बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ से अगर कहें, ट्रायंगल लॉ से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये प्लस ये बराबर ये, इसके हेड पे इसका टेल, तो रिजल्ट जो है इसके टेल से इसका हेड तक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि OP प्लस PQ इक्वल टू OQ है ना। ये प्लस ये बराबर ये, ट्रायंगल लॉ याद करिए ऐसा। तो ये रिजल्ट होता था A के हेड पे B का टेल, तो रिजल्ट जो होगा A के टेल से B का हेड। देखिए अगर इसको ये माने तो A के हेड पे B का टेल है और रिजल्ट जो देगा A के टेल से B का हेड। यहाँ पे A के जगह पे OP है या RPQ जो भी बोलिए है ना। तो उसी अनुसार से हम लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई, पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O प्लस पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, और ये हो गया पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। तो यहाँ से हमको पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P निकालना है, P का। तो अगर हम इसको कहें तो ये हो जाएगा माइनस पोजीशन ऑफ, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट का पोजीशन किसी एक ही फ्रेम से दिया हुआ है, ठीक है, तो वो दो पॉइंट का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, समझ गए। जैसे हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ P O के रिस्पेक्ट में दिया, पोजीशन ऑफ Q O के ही रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो पोजीशन ऑफ Q P के रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं, तो पोजीशन ऑफ Q O के रिस्पेक्ट में माइनस पोजीशन ऑफ P O के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। किसका पूछ रहा है, पोजीशन Q का, तो जिसका पूछेगा उसी में, जिससे पूछेगा उसका पोजीशन घटेगा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि दोनों का पोजीशन सेम फ्रेम से पहले नोन हो। ऐसा नहीं कि इसका पोजीशन O से दिया हुआ है और P का पोजीशन O डैश से दे दिया, ऐसा कुछ है कि
रहता और यहाँ से ये दे रखा होता, सपोज करो ये ओ डैश होता और यहाँ से दे रखा होता, तो उससे नहीं करेंगे, समझ गए ना। सेम से दोनों का पोजीशन दिया हुआ रहे। अब यहीं पे अगर कहेगा सेम केस पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, P का पोजीशन Q के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे ये वाला हो गया। और देखिए अब ये प्लस यानी OQ प्लस QP बराबर ये होगा, और इसको पूरा करिएगा तो सिंपली वही आएगा। और हम कहेंगे कि पोजीशन P का पूछा जा रहा है Q के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे पोजीशन P का ही किसी नॉन रेफरेंस फ्रेम से दिया हुआ होगा माइनस पोजीशन ऑफ Q उसी नॉन रेफरेंस फ्रेम से दिया हुआ होना चाहिए। तो हम उसको सिंपली घटाएंगे। यहाँ क्या हो गया, P का पोजीशन Q के रिस्पेक्ट में। तो ये बात ध्यान में रहे कि दोनों का पोजीशन, दोनों पॉइंट का पोजीशन किसी एक रेफरेंस फ्रेम से दिया हो रहा है, तो हम ये दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं और बहुत इजीली आगे, और इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे भी। ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म में हो गया है ना। ओरिजिनली जब वेक्टर हमारा पोजीशन ऐसा देगा तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कुछ वैल्यू देगा और उसके अनुसार से हम आराम से पोजीशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सब्ट्रैक्शन के जैसा लग रहा हो, जब दो पॉइंट का पोजीशन किसी नॉन फ्रेम से दिया हुआ हो तो एक दूसरे से उसका पोजीशन निकाला जा सकता है। और ये 3 पॉइंट रहे, 4 पॉइंट रहे, कैसा भी रहे, आपको वहाँ पे भी आपको समझना है। क्वेश्चन रहेगा तो देखेंगे उसको। अब देखिए ये तो रियल फॉर्म में हो गया। अब हम कंपोनेंट फॉर्म में देखना चाहते हैं कि पोजीशन को कैसे निकाला जाता है। कोई भी पॉइंट है, मैथ पढ़े होंगे, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, और हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, मान के चलिए x कंपोनेंट, x दूरी इसका सपोज करो x1 दिया हुआ है, y दूरी, जैसे ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में भी रह सकता है। ये पॉइंट है, इसका आपको क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट देने का मतलब x से कितना दूरी पे है ऑब्जेक्ट पॉइंट, y से कितना पे है, z से कितना पे है। तो x में मान के चलो 2 चले, फिर कहेगा कि y में भी 4 चलिए तो 4 चलेंगे, फिर z में कहेगा कि 3 चलिए तो z इधर है तो इधर 3 चलेंगे, तो यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है। तो तीनों कोऑर्डिनेट से उसका आपको क्या दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, और वही उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। समझ गए। तो x1 x से दिया हुआ है, y1 y से दिया हुआ होगा, या x y सिंपली मान सकते हैं, x y z, ऐसा कुछ तीनों कोऑर्डिनेट हमको दे रखा, मैं वेरिएबल के टर्म में लिख रखे। ठीक है। तो अगर इसको हम मिलाएं यहाँ से पोजीशन अगर कहेगा तो डायग्रामेटिकली तो हम सिंपली ऐसे ही मिला देंगे, है ना। ये पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो सिंपली हम पोजीशन उसका निकाल सकते हैं। और वो ऐसे कुछ ये O तो मानना ही पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम। तो अगर कहेगा पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट x है तो x इधर होगा और x i हो जाएगा, और इधर y j हो जाएगा, और इधर z k हो जाएगा। तो सिंपली पोजीशन दिया हुआ रहेगा, उसको उसके साथ डायरेक्शन अटैच कर देना है। ठीक है। तो x है तो x i
बाई है बाई जे, जेड है जेड के। तो ये पोजीशन वेक्टर लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो सिंपली हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। किसी फ्रेम से ही दिया हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट, है ना, ये फ्रेम से ही दिया हुआ रहेगा। और रियल फॉर्म में भी दिया हुआ रह सकता है पोजीशन, तो हम उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं, मान के चलो इसका 2 मीटर दिया हुआ रहता और हर एक से एंगल दिया हुआ रहता तीनों एक्सिस से, तो आराम से इसको एक जस्ट लाइक अ वेक्टर को जैसे हम कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करते हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपली एक चीज़ और है कि आप को कोऑर्डिनेट दिया हुआ रह सकता है, और कोऑर्डिनेट दिया हुआ रख सकता है तो आप उसे आप सिंपली वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट और वेक्टर और ये क्या बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों एक जैसा लगेगा अगर आप पढ़ते हैं तो मैथ में। ठीक है, ये दोनों ये रिलेटेड है, बहुत सारा चीज़ है जो कोऑर्डिनेट से वेक्टर में वही फार्मूला और ही सेम टू सेम आइडेंटिकल फार्मूला जैसा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ रहता 2 - 3 और ये 4 ऐसा रहता, तो इस पॉइंट का पोजीशन कहता, तो हम कहते हैं कि जो हमारा पी जो हो गया पोजीशन ऑफ पी 2i, x में 2 तो 2i, y में कितना है -3 तो -3 लिखेंगे और ये j कर देंगे, फिर 4k और ये हो गया 2i + 3 - j + 4k। तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ रहेगा तो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, और वेक्टर में आएगा तो ये माइनस डायरेक्शन में यूज हो जाएगा। यानी ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये j है तो j के नीचे ये पॉइंट होगा। देखिए ये j यानी z है और ये x है, तो x में 2 यूनिट गए, y में -3 यूनिट नीचे जाएंगे और z में +4 यूनिट, तो इधर आएंगे, z हमारा इधर है ना। तो यहाँ पे समथिंग पार्टिकल होगा, है ना, ऐसा कुछ पोजीशन हमारा। तो इस तरीके से हमारा है ना, तो यहाँ जो पोजीशन दिया हुआ रहेगा नेगेटिव भी रह सकता है, सॉरी कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट आप समझ सकते हैं कि वो माइनस इंक्लूड करता है कौन सा क्वाड में है, उसके अनुसार से ये माइनस, अगर निगेटिव जेड एक्सिस में है तो माइनस होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में है तो उसका वाला जेड वाला पॉजिटिव होगा, है ना। तो उस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब कोई और पॉइंट है, ये तो चलो ठीक है, हमको ऐसा कुछ रहेगा, किसी भी पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम आराम से उसका पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और आराम से उसको में सिर्फ आई जे इंक्लूड कर देना है और उसके बाद उसका पोजीशन निकल गया। अगर ये पॉइंट P है और एक और पॉइंट है Q, ये पॉइंट P है हमारा ये, और ये Q था वही वाला, तो इसमें अगर कहे ये हो गया, मान लो ये पॉइंट्स दिया हुआ है हमारा x1 y1 और z1, और q का भी पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो पोजीशन ऑफ p अगर कहे o के रेस्पेक्ट में तो हम कहेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k। उसी प्रकार से पोजीशन ऑफ q o के रिस्पेक्ट में x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकाल सकते हैं किसी फ्रेम से। अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो उसी फ्रेम से पोजीशन निकलेगा जिस फ्रेम से कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट इस फ्रेम से दिया हुआ रहे
आप कहें कि ओ डैश से हम निकाल देंगे तो गलत होगा। ओ डैश से फिर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो उसका कहेंगे कि वो ओ डैश से उसका पोजीशन निकला। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करें कि आपको पूछेगा कि P का पोजीशन Q के रिस्पेक्ट में, हमको P का पोजीशन कह रहा है Q के, तो ये हो जाएगा, है ना, हेड जो हो जाएगा P की और टेल जो हो जाएगा Q, क्योंकि P का पूछ रहा है। तो आपको जानते हैं, आप सिंपली करना है, जिसका पोजीशन पूछेगा और ये दोनों का पोजीशन किसी एक फ्रेम से दिया हुआ रहे और यहाँ पे दिया हुआ है, तो P का O के रिस्पेक्ट में P का पहले है तो P का ही माइनस जिसका पूछेगा उसी में, जिससे पूछेगा उससे सब्सट्रैक्ट कर लेना है, उसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है ना। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, अब दोनों का वैल्यू पुट करिएगा तो P का हमारा कह रहा है तो ये वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ से x1 माइनस x2 हो जाएगा और ये I प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2। यहाँ पे आप रख सकते हैं कि P का पोजीशन या P का कोऑर्डिनेट माइनस Q का कोऑर्डिनेट, अगर दोनों एग्जैक्ट आपको बताना है कि क्लियर हो जाए, नहीं तो हम यहाँ पे देखें माने हैं तो यही हो। और ये J हो गया Z1 माइनस Z2 और ये K हो गया। अगर यहीं पे पूछता कि Q का P के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ से कहते हैं Q का O के रिस्पेक्ट में माइनस P का O के रिस्पेक्ट में, और इसका वैल्यू पुट करते हैं, ये पहले आता और ये, यानी यहाँ पे जो हो जाता x2 माइनस x1 I, फिर y2 माइनस y1 j, फिर z2 माइनस z1 k। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं किसी का पोजीशन आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे और कोई दिक्कत इसमें नहीं। जिसका पोजीशन कहेगा उसी में, उसमें जिससे कहेगा उसको घटाना है, कोऑर्डिनेट भी वैसा ही चलेगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। तो ये हो गया रियल फॉर्म में पोजीशन रहे या कोऑर्डिनेट फॉर्म में रहे, आप सिंपली इसको कर सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, किसी ओ फ्रेम से 2 पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा कुछ, ये P है और ये 2 है, 4 है और ये -3 है और एक Q है, और ये इस पॉइंट का भी जो दिया हुआ है, मान के चलो कि 4 है, -2 है और 2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है किसी ओ फ्रेम से। सपोज करो कि कहीं ओ फ्रेम है ना, कोई ऑब्जर्वर है वो, और वो अपने पॉइंट से 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया और आपसे कहेगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, ठीक। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम आराम से इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, पहले दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम पहले निकाल लेंगे P का पोजीशन जो फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट जिस फ्रेम से दिया हुआ है। अब ये O हम इसको नहीं दिया हुआ रहेगा तो मान लेंगे कि O फ्रेम से दिया हुआ है, तो O से हम पोजीशन निकाल लेते हैं। 2I प्लस 4J प्लस -3K हो जाएगा, है ना। फिर पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O, और ये हो जाएगा 4I प्लस, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, है ना। तो ये -2J करेंगे तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -2J हो जाएगा प्लस 2K, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है,
पी का पोजीशन क्यू के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे पी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और क्यू का, दोनों का पोजीशन किसी एक फ्रेम से दिया हुआ है, तो हम वहाँ से कह लेंगे कि क्यू का पोजीशन, और ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये पुट हुआ, ये 2i प्लस 4j माइनस 3k, फार्मूला याद करने की कोई जरूरत, ये वैल्यू पुट कर देते हैं 4i माइनस 2j प्लस 2k, है ना। तो ये हो गया 2i प्लस 4j माइनस 3k माइनस 4i, माइनस माइनस प्लस हो गया 2j माइनस 2k, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया i में से, तो माइनस 2i हो गया, और ये j 6j हो गया प्लस, और ये माइनस 5k। तो यही हमारा पोजीशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q आ गया। अब पोजीशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p कहेगा तो यही करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, अगर ये मालूम है तो माइनस, पोजीशन दोनों जस्ट अपोजिट होता है, दिखाया गया था वहाँ, तो इसका माइनस कर देंगे, और नहीं तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे, पोजीशन ऑफ q o के रिस्पेक्ट में माइनस पोजीशन ऑफ p o के रिस्पेक्ट में, है ना। ये नहीं दिया हुआ है तो ये वाला, और ये दिया हुआ है तो बस माइनस लगा देंगे, यानी प्लस 2i माइनस 6j प्लस 5k हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट फॉर्म में पोजीशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन एक सपोज करो, 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक पॉइंट ये P है यहाँ पे, और इसका पोजीशन दिया हुआ है ऐसा कुछ, ये पॉइंट P है, और ये 30 डिग्री का कोण इससे बना रहा है, और ये पोजीशन, अगर ये रेफरेंस अगर O हम मान लें इसको, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, और ये लेंथ जो है मान के चलो कि 4 मीटर का ये लेंथ है। फिर एक Q पॉइंट है यहाँ पे, और इसका भी पोजीशन आपको दिया हुआ है, ठीक ना, और ये भी 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाई से बना रहा था, ये एक्स से बना रहा है, और ये 6 मीटर कर लीजिए, 6 मीटर का है, तो ये थोड़ा सा लंबा बनाना चाहिए था इसको, ये पॉइंट सपोज करो कि यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 6 है तो 6 तो इसे थोड़ा सा तो बड़ा रहेगा, ये हमारा हो गया, ये Q पॉइंट है, और इसका जो हो गया Q का O से पोजीशन, और ये दिया हुआ है 6 मीटर। आपको कह रहा है कि आप निकालिए P का पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, ठीक है ना। तो ऐसे तो हमारा कौन सा हो गया, किसका, Q का पूछ रहा है P के रिस्पेक्ट में, तो Q पर हेड रहेगा, है ना, यही हमारा हो जाएगा पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, है ना, जिसका पोजीशन उस पर हेड, तो वो लाइन को हमको निकालना है, तो यहाँ से पैरेलली शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और नहीं तो हम जानते हैं ऐसे, पोजीशन ऑफ P नहीं Q विथ रिस्पेक्ट टू P, तो पोजीशन ऑफ
क्यू ओ के रिस्पेक्ट में माइनस पोजीशन ऑफ पी ओ के रिस्पेक्ट में, ये होता है, ये जानते हैं फार्मूला से। और इसको ये दोनों दिया हुआ है ना, तो ट्रायंगल लॉ यूज करके भी बना सकते हैं, नहीं तो कंपोनेंट दोनों का निकालेंगे और दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, आराम से ये लेंथ निकल जाएगा, कहाँ आएगा किधर आएगा, है ना। तो कंपोनेंट से भी कर सकते हैं या ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल से कर लें। तो ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ओ प्लस माइनस हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पी ओ के रिस्पेक्ट में को हम क्या करना है, पोजीशन क्यू का जो है, पोजीशन ऑफ क्यू को क्यू के हेड पे जो होना चाहिए माइनस पोजीशन ऑफ पी, है ना। तो माइनस पोजीशन ऑफ पी इधर है, तो माइनस पोजीशन ऑफ पी किधर हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, है ना। तो माइनस पी जो आ गया इधर, ये यही है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो हो गया, ये हमारा हो गया माइनस पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ट्रायंगल लॉ तो करेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। और हमको इसके हेड पे इसका टेल, तो इसका हेड यहाँ है और इसका टेल यहाँ, इसको पकड़ के पैरेलली यहाँ पे लाएंगे, तो ये समथिंग ऐसे आएगा, पैरेलल होना चाहिए दोनों, ठीक है, लग रहा है। तो यही है माइनस पोजीशन ऑफ पी ओ के रिस्पेक्ट। तो रिजल्ट क्या देगा, इसके टेल से इसके हेड तक, तो इसका टेल यहाँ है और इसका हेड यहाँ है, तो ये हमारा रिजल्ट देगा। और यही देखो, यही पैरेलली यहाँ आ गया है ना। तो आप इसको यहाँ पे हम इसलिए बनाएं कि एंगल यहाँ पे पता नहीं चलता, है ना। तो आप पैरेलली शिफ्ट ऐसे ही कर सकते थे, यहाँ आएगा ही, लेकिन आप प्रॉपर अगर करना चाहेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं, या तो आप इससे एंगल निकाल सकते हैं और नहीं तो इससे, है ना। ये दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, ये 30 है और ये 30, तो ये भी 30 और ये पूरा 90, तो ये पूरा जो एंगल हो गया दोनों के बीच वो थीटा हो गया 90 प्लस 60, 150 डिग्री, है ना। तो 150 डिग्री आ गया एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ये माइनस वाला जो भी है इसका, है ना, ये दोनों के बीच, क्योंकि इसी दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, है ना, ये प्लस ये, तो इसका रिजल्ट इधर ही आएगा, है ना। तो अब आराम से यहाँ से मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं और हो जाता, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का 4 दिया, ये 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और मीटर स्क्वायर, और फिर 16 मीटर स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 और 6 4 6 4 24 हो गया, 24 मीटर स्क्वायर। और कॉस 150 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 प्लस 16, है ना। तो कितना हो जाएगा, कॉस 19 माइनस में आ जाएगा, है ना। तो माइनस √3/2 हो जाएगा, साइन 16 आएगा, तो ये कटेगा। और ये हमारा हो गया 6 दूना 12, 52, है ना, पहला माइनस ये 2 से 2 कटेगा ही, तो 24√3 और मीटर बाहर आ जाएगा, यानी इतना लेंथ हो जाएगा, जो भी है आप उसका निकाल सकते हैं। और किसी से ये अल्फ़ा निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए बीटा, दोनों में से किसी से एंगल निकाल लीजिए। तो अगर ये अल्फ़ा निकल जाएगा तो ये 30 है, तो ये आपको निकल जाएगा, है ना। ये अल्फ़ा निकल गया तो अल्फ़ा -30 कर लीजिएगा, तो एक एक्सिस से एंगल निकल जाएगा, है ना। और जानते हैं अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स, और अगर हम ओ क्यू से निकाले हैं तो ओ क्यू का मैग्नीट्यूड अकेले में रहेगा और नीचे रहेगा, यानी 4 sin 115 प्लस 6, ये मीटर रहेगा, प्लस 4 मीटर cos 115। तो यहाँ से एंगल जो भी है ये आएगा, है ना।
और जो भी है कॉम्प्लिकेटेड एंगल आएगा, कितना आएगा नहीं आएगा। सपोज करो कि अल्फ़ा आ गया, मान के चलो कि अल्फ़ा आ गया तुम्हारा 4 है ना ऊपर, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सपोज करो कि 42 डिग्री आ गया या 40 डिग्री आ गया, तो ये अपना कितना हो जाएगा, ये फिर 10 डिग्री हो जाएगा। अगर हमको पता नहीं कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करिए। तो आप इसको ओ पी को लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 52 माइनस 24√3 मीटर, और 10 डिग्री फ्रॉम या क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से आप इसको रियल फॉर्म में ट्रायंगल लॉ के यूज करके निकाल सकते हैं पोजीशन। और नहीं तो फिर इसका कंपोनेंट ले लीजिए और इसका भी कंपोनेंट ले लीजिए और दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। तो आई जे के फॉर्म में भी ये बना सकते हैं, है ना। तो कंपोनेंट फॉर्म में ही पोजीशन आएगा, आई जे के फॉर्म में आएगा, उसको भी रियल फॉर्म में करिएगा तो यही वैल्यू आएगा। तो आप बनाइएगा और ठीक है। तो ये पोजीशन के बारे में लगभग ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चन और होंगे तो कर लेंगे अगले क्लास में, इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।